72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फ़ोन, 200 से ज़्यादा ATM कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले गात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं? तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब। उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है। वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी एक कहानी, कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। विधानसभा चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब ईडी ग्रहण बनकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में जहां गोविंद सिंह डोटासरा को समन भेजा गया, उनके बेटों को समन भेजा गया, तो अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भूपेश बघेल पर महादेव बेटिंग ऐप में 500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये पैसा चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि भूपेश बघेल अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का खंडन करते नजर आ रहे हैं, ईडी को गैरकानूनी बताते नजर आ रही हैं और यहां पर इस पूरे नोटिस को लेकर वो मोदी शाह की साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां एक और अभी ईडी इस मामले में जांच करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, सबूतों को जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, तो कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा अब सीधे सीधे ईडी के एक्शन पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा, ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको, जो उन्होंने खुद ने कीर्तिमान और मापदंड और मील पत्थर स्थापित किए हैं, उनसे भी आगे जाता है ये केस। ये इसमें एक मजाकिया बात यह है कि 1.5 वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है, अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है, और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में। उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे, यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं। तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला,
ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज, जिसमें एक चार्ट है पीछे। ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मैंने कहा ना, पहला कोतवाल। 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये, और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले बात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं? तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब। उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी ये कहानी, कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है। कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रताड़नाएं कई जगह हुई हैं और लगभग 10 ऑर्डर या 8 ऑर्डर आदेश उच्चतम न्यायालय के आंतरिक रूप से स्टे ऑर्डर्स इन व्यक्तियों को मिले हैं, अफसरों को, छत्तीसगढ़ के अफसरों को, भूपेश बघेल सरकार के अफसरों को। उसमें हम पेश भी हो रहे हैं। अगली तिथि उसकी 22 नवंबर है। अब जो ये नाम आपको बताए जा रहे हैं, वो जानबूझकर बिना किसी तथ्य के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बघेल सरकार के काम में असिस्टेंस देते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस को सहायता देते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, विजय भाटिया इत्यादि इत्यादि ये नाम है। इनके बारे में अभी तक एक तथ्य चार्जशीट पे नहीं दिया गया है। इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभियुक्त हो या साक्ष्य के रूप से बुलाए जा रहे हो, एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड। विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी रिसीट्स उठाई जाती हैं, 16 साल पुरानी परचेजेस हैं, 16 इयर्स। विजय भाटिया के यहां जाते, वो खुद अस्पताल में हैं, उनकी बीवी बीमार हैं, रेड के दौरान उनको अटैक होता है, फिर भी उनकी
जांच की जाती है, उसके बाद भाटिया जी मुंबई के अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां भी जाकर प्रश्नोत्तर होता है। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। मैं हिंदी में अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है या अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है तो उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा, हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है। और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना, मैं समझता हूं हर संवैधानिक अथॉरिटी को, संस्था को इसका नोट लेना चाहिए। चुनाव आयोग का भी इस पर अधिकार क्षेत्र बनता है कि चुनाव की जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उसको ये बराबरी का नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, जो आपको निकट भविष्य में मिलेगा। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंह भी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां पर अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो उनकी पैरवी वो सुप्रीम कोर्ट में करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब वो जिस तरह से भूपेश बघेल के समर्थन में भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर माना जाए कि अगर भूपेश बघेल के खिलाफ पूरी कार्रवाई होती है तो वो यहाँ पर उनका भी यहाँ पर बचाव करते हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत दिलवाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ भी यहां पर भूपेश बघेल को लेकर के महादेव बैटिंग ऐप मामले में कहा है, क्या लगता है आपको वो कितना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।